अच्छा जी, रिकॉर्डिंग पे मैंने ये भी लगा दिया है। ये भी आपको फिर मिल जाएगा सबको। रिहेबिलिटेशन रिसर्च के अंदर कुछ लेक्चर रह गया था, उसको ज़रा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने उसमें डिस्कस किया था। रिसर्च इज सिस्टमेटिक, ठीक है। सिस्टमेटिक रिसर्च कैसे होता है? अच्छा, मच ऑफ और क्लिनिकल नॉलेज एन एनेक्डोटल। एनेक्डोटल किसे कहते हैं? एनेक्डोटल नॉलेज या एनेक्डोटल जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, उससे जो नॉलेज निकलती है, जो एक्सपीरियंस निकलता है, उसको कहते हैं एनेक्डोटल या नॉलेज इज एनेक्डोटल। तो ये बहुत सारे लोग कुछ अपने तजुर्बात से नॉलेज निकालते हैं, या ये स्पिरिचुअली जो लोग इलाज करते हैं, लोगों का दम वगैरह करते हैं, या अपना एक टोटका निकाले हुए होते हैं, और बहुत सारे लोग उससे ठीक भी हो सकते हैं। देट आर एनेक्डोटल, और उसको कहते हैं इक्लिसियस्टिकल सक्सेशन। उसको कहते हैं इक्लिसियस्टिकल सक्सेशन, ठीक है। ये जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी इनकी होती है, या जो लीडरशिप होता है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें ये लोग या तो एपोस्टोलिक सक्सेशन उसे कहते हैं, या ये इसका एक टाइप है, ये इक्लिसियस्टिकल सक्सेशन का, या एक हिरारिकल स्ट्रक्चर उनकी होती है। वो उस तरीके से जो है अपना नॉलेज या अपने नॉलेज से निकली हुई चीजें जो है, ये इस पे इलाज करते हैं, या लोगों को ये चीज ट्रांसफर करते हैं। एज अ प्रोमिनेंट प्रैक्टिशनर अपने आप को जाहिर करते हैं, ठीक है। और लोगों को उसकी बड़ी तलब भी होती है सीखने के लिए या काम करने के लिए। तो इसको एनेक्डोटल क्लेम्स कहते हैं। ये भी कभी कभार बड़े इफेक्टिव होते हैं और हो सकते भी हैं, ठीक है। ये सिस्टमेटिक या साइंटिफिक प्रूव नहीं होते। साइंटिफिकली कुछ मेथोडोलॉजीज होते हैं, कुछ ऐसे तरीकाकार होते हैं कि जिस पे आप चलोगे तो फिर ये साइंटिफिकली अप्रूव होगा, और इससे फिर हम इसको अलग रखते हैं, ठीक है। तो anecdotal claims for the effectiveness of treatment are colored by the relationship between the clinician and patient, do not control for factors। ये एनेक्डोटल क्लेम्स जो होते हैं, ये सिस्टमेटिकली तो इसको सही नहीं समझा जाता, लेकिन इसको यूज किया जाता है क्योंकि ये एक्सपीरियंस से निकली हुई चीजें होती है। तो एक्सपीरियंस से एक सही अथेंटिक तरीके से या अथेंटिक लोगों से निकली हुई जो एक्सपीरियंस होती है, इसको भी लो लेवल पे हम फिर मानते हैं, और इसको भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। हाई लेवल पे तो मेटा एनालिसिस या आरसीटीज वगैरह होती है ना, तो ये उस हद तक फिर नहीं है। अच्छा जी, systematic nature of some researches methodologies attempts to isolate treatment effect from other influences not ordinarily controlled in the clinic setting। या ये बात लोग होते हैं ना, क्लिनिक के अंदर उन लोगों ने कुछ तरीके सीखे हुए होते हैं, वो उसके इफेक्ट भी दिखाते हैं, वो करते हैं, और फिर लोगों को सिखाते हैं कि यार ये तरीका बड़ा जबरदस्त है, और इससे मैंने ये पेशेंट ठीक कर दिया या ठीक हो गया। वो इन्फ्लुएंशन उसका दिखाते हैं, और ये चीजें भी ये मेथोडोलॉजीज भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक्सपीरियंस बेस्ड हो सकते हैं, ये भी एनेक्डोटल क्लेम्स होते हैं, ठीक है। अदर मेथोडोलॉजीज फोकस ऑन द सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द phenomena of interest rather than control of the research setting. Much of this context present the systematic principle that underline research methods, ठीक है। ये एक चीज है इसके अंदर, जो अगर कोई रिसर्च आप कर रहे हो या कोई नॉलेज आप डेवलप कर रहे हो, तो डेवलप बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया, और इसके अंदर फिर तीन चीजें हैं। तीन चीजों में डेवलप बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर जो है वो है, एक रीजंस फॉर द डेवलपिंग रिहेबिलिटेशन रिसर्च, और इसके अंदर फिर ये दो अलग अलग है कि इम्प्रूव पेशेंट एंड क्लाइंट केयर, और डिटरमाइन इंटरवेंशन वर्क या ट्रीटमेंट वर्क, ठीक है। अच्छा, ये डेवलप बॉडी ऑफ नॉलेज का बेसिक मकसद ये है कि कोई ऐसा फाउंडेशन हो, या ऐसा कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर हो जो ऐसे प्रैक्टिसेस ऑफर करे, या उसको इतना रीबॉइल करे या बॉइल करे कि उसके आउटकम्स पे लोगों को फिर यकीन हो, उसके आउटकम्स अच्छे हों। तो इस डेवलप बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर फिर ये रीजंस फॉर डेवलप की, हमें एक रीजन पता होना चाहिए, हमें एक चीज डेवलप करने के लिए कुछ वजूहात का पता होना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं।
तो ये क्वेश्चन जब एराइज हो जाते हैं और उसके लिए फिर आप करोगे, काम करोगे, रिसर्च करोगे, रिसर्च को एनहेंस करोगे, कोई थेरापेटिक इंटरवेंशन डेवलप करोगे इफेक्टिविटी के लिए, तो वो चीज़ फिर जो है आपको उसका जवाब भी पता होता है और वो आसानी के तौर पर लोग उसे समझ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो इम्प्रूव पेशेंट एंड क्लाइंट केयर है, ये इलाज को आसान बनाना और एविडेंस बेस्ड बनाना और इफेक्टिव बनाना, ये असल में पेशेंट सेंटर है। पेशेंट सेंटर वो तमाम तरीके इलाज के जो पेशेंट के इंटरेस्ट को प्रियोरिटाइज करे और जो पेशेंट की यूनिक नीड्स होते हैं, प्रेफरेंसेस होते हैं, वैल्यूज होते हैं, उसके लिए सिलेक्ट किया जाए, उसके लिए काम किया जाए, ताकि वो रिहेबिलिटेट हो और उसका गोल सेटिंग जो करना है वो आसानी से हो, उसकी इंटरवेंशन टेलरिंग करनी है वो ठीक हो, उसके फंक्शनल आउटकम निकालने हैं उसके लिए काम किया जाए। तो ये पेशेंट सेंटर्ड चीज़ें होती है और पेशेंट के फायदे के लिए होती है। ठीक है, जैसे एक बंदा है वो वॉकिंग नहीं कर सकता, तो आप इसके लिए ऐसे गोल सेटिंग बनाओगे, ऐसे तरीके बनाओगे कि ये वॉकिंग कैसे करें, वॉकिंग इंडिपेंडेंटली कैसे करें। अगर इसके हाथ का काम सही नहीं करा तो इसका हाथ कैसे इंप्रूव कर जाएगा ताकि ये फंक्शनलाइज हो। दिस इज पेशेंट सेंटर। ठीक है, और दूसरे साइड पे जो डिटरमाइन वेदर इंटरवेंशंस वर्क आर नॉट, ये काम की एफिकेसी को देखता है कि ये ये जो इंटरवेंशन है, जो इलाज है, ये कितना इफेक्टिव है और कौन सी रिहेबिलिटेशन के लिए स्पेसिफिकली है, या कौन सा प्रोग्राम कौन से प्रैक्टिसेस में, कौन से इलाज मुआवजे में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को ज़रा एग्जांपल दे दूँ, ये दवाइयाँ होती है, दवाइयाँ दवाइयाँ तो आप सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो कोई अपनी तरफ से कहते हैं फला दवाई ठीक है, कोई कहते हैं फला दवाई ठीक है, ये तो एक उनकी एक्सपीरियंस से निकली हुई होती है। दूसरा, कंपनी डिपेंड करती है, कुछ कंपनियों की दवाइयाँ एफिकेसी उसकी अच्छी होती है, मल्टीनेशनल्स होते हैं, कुछ लोकल ओटीसी होते हैं, वो सही तरीके से काम नहीं कर सकते, उसका जो इंग्रेडिएंट्स है, उसका जो केमिकल नेचर है वो इतना पोटेंट नहीं बनाया गया, तो उसकी एफिकेसी नहीं होती। तो इसी तरह हम फिजियोथेरेपी के अंदर जो इलाज मुआवजा करते हैं, तो उसमें भी ऐसा इंटरवेंशन फिजिकली होना चाहिए कि वो पेशेंट को फायदा दे। जैसे मैं अगर मेटलैंड की बात करूं, तो वेरीफाइड है, एविडेंस बेस्ड मेटलैंड के इलाज को कोई फॉलो करे, उसके ग्रेड्स को कोई फॉलो करे और पेशेंट पे सही तरीके से अप्लाई कर ले, तो क्लिनिशियन को भी फायदा हो जाता है, पेशेंट को भी फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, फिर कुछ बैरियर्स जो रिसर्च के अंदर, रिहेबिलिटेशन रिसर्च के अंदर आती हैं, इसमें सबसे पहले है लैक ऑफ फंड्स। लैक ऑफ फंड्स पे मैंने क्लास में भी बात की थी कि फंडिंग इजीली नहीं मिलती। फंडिंग को प्रपोजल के लिए लेना, उसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, एक ज़बरदस्त प्रपोजल तैयार करना होता है, उसको प्रेजेंट करना होता है, उसको अप्रूवल या जो कमेटी होती है रिसर्च को उससे अप्रूव कराना होता है। अगर उनके पास फंड्स हो तो फिर आपको फंड्स, तो फंडिंग आमतौर पे यहाँ पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं मिलती, बहुत कम जगहों पे में शायद मिलती होगी। ठीक है, तो लैक ऑफ फंड्स नहीं है तो हम अच्छे अच्छे रिसर्च पे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अच्छा रिसर्च आप करोगे एक्सपेरिमेंटल, तो उस पर तो खर्चा आएगा, खर्चा है नहीं तो करोगे कहाँ से। तो ये एक मसला है इसके अंदर, लैक ऑफ रिसर्च मेंटोर्स। रिसर्च से ही रिसर्च करने वाले बंदे भी कम है ताकि उससे सीखा जाए, बड़े कम बंदे हैं। और अगर उसके साथ तुम जाके रिसर्च सीखोगे भी तो वो लोग भी फंडिंग फिर मांगते हैं, ऐसे आसानी से आपको रिसर्च सिखाते भी नहीं है। तो लैक ऑफ रिसर्च मेंटोर्स, लैक ऑफ टाइम। कुछ रिसर्च बड़ा टाइम मांगती है, 2 साल 3 साल भी मांग देती है, अगर स्पेशली एक्सपेरिमेंटल कुछ आरसीटी से ऊपर की स्टडीज हैं वो वाली। अच्छा, लैक ऑफ फेमिलियरिटी विद द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस से भी बाज लोगों को समझ में नहीं आती कि कौन से प्रोसेस को किस तरीके से, कौन से टूल्स को किस तरीके से यूज करना है। कुछ लोगों के रिसर्चेज में कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं, वो रिसर्च को फैब्रिकेट कर रही होती है या उसमें उसके इफेक्ट को मुतासिर कर रही होती है। ठीक है, तो ये फेमिलियरिटी इसके साथ नहीं होती। कुछ लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल सपोर्ट। स्टैटिस्टिकल सपोर्ट की लैकनेस के दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये है कि स्टैटिस्टिकल टूल्स जिस पे आपने इंटरप्रिटेशन करनी है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, वो आपने परचेज करने होते हैं।
ठीक है। बहुत अगर आपने वो क्रैश करना है या आपने इस तरह फ्री फार्म में, तो वो कुछ दिनों के लिए काम कर लेते हैं, फिर वो भी काम करना छोड़ देते हैं, तो फ्री आमतौर पे मिलते नहीं। ठीक है। अच्छा जी, फिर दूसरा ये हो सकता है स्टैटिस्टिकल सपोर्ट के लोगों को ये नॉलेज नहीं होती या वो ये समझ नहीं सकते कि यहाँ पे जो डेटा मैं ले रहा हूँ तो इसको इंटरप्रेट करने के लिए कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट की एजम्पशन करेक्ट है, कौन सा मैं कहाँ पे यूज करूंगा। तो इसकी नॉलेज भी बड़ी कम है कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट की सिलेक्शन, कि कौन सा टेस्ट मैंने किस डेटा पे अप्लाई करना है, कब करना है, दो वेरिएबल है तो क्या करना है, दो से ज्यादा है तो क्या करना है, कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो क्या करना है, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है तो क्या करना है, कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए क्या करना है। ठीक है। अच्छा जी, एथिकल कंसर्न्स अबाउट यूज ऑफ ह्यूमन पार्टिसिपेंट एंड एनिमल सब्जेक्ट। फिर एथिकल कंसिडरेशन का भी बहुत सारे लोग परवाह नहीं करते या इसको इतना सॉलिड नहीं लेते जितनी जितना ये जरूरी है। ह्यूमन सब्जेक्ट की पार्टिसिपेशन के लिए एथिकल कंसिडरेशन जरूरी है, एनिमल सब्जेक्ट के लिए भी जरूरी है। अच्छा, इसमें एक और चीज जो है ये आ गई है बीच में, द क्लिनिशियन रिसर्चर डिकोटोमी। क्लिनिशियन रिसर्चर डिकोटोमी ये एक तरीकाकार है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के और रिसर्च के माबेन में आपको बैलेंस देता है, बैलेंस रखने के लिए होता है, ताकि आप जो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हो और उसको फिर एक तो रिसर्च से आपको एक बात साबित हो गई या आप निकल गई, क्या ये रिसर्च आप अपने क्लिनिक में यूज कर रहे हो या हॉस्पिटल में यूज कर रहे हो, पेशेंट पे यूज कर रहे हो, तो ये वाली रिसर्च वहां पे उसी तरह फायदा दे रही या नहीं जो आपने रिसर्च में साबित किया था। तो जनरेटिंग एविडेंस की बात आ जाती है, जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आप कर रहे हो पेशेंट के केयर के लिए, क्या ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो पेशेंट की मैं कर रहा हूँ ये वो उस रिसर्च में आया था कि आप ग्रेड 1 और 2 मेटलैंड का फॉर एग्जांपल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपका पेन कम होगा, तो क्या मैं इस पेशेंट के लिए यूज कर रहा हूँ इससे इसका पेन कम हो रहा है या नहीं। ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल आप लोगों को बता दी, मेटलैंड का तो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है कि उससे होता है। ये आपने अगर अपनी कोई रिसर्च की है और वो फिर एप्लीकेबल बना रहे हो पेशेंट पे और उसको लिंक कर रहे हो फिजिकल पेशेंट पेशेंट केयर के लिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में, तो फिर आप ये देखो कि क्या ये फायदा दे रहा है कि नहीं, ये चैलेंज आपने इसमें देखना है। ये चूंकि टाइम कॉन्स्ट्रेंट होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कभी कभार डबल रोल भी इसमें होता है, क्योंकि आपने एक साइंटिस्ट का दिमाग भी यहाँ पे यूज करना है एज अ रिसर्चर, और आपने हीलर का दिमाग भी यूज करना होता है एक टाइम पे, आपने अपने रिसर्च को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में लानी होती है, तो इसको कहते हैं डबल रोल या डुअल रोल्स। और आपने जो फाइंडिंग ली है उसको एक किस्म में आप ट्रांसलेट करोगे पेशेंट के ऊपर, और यही है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। और ये एक किस्म की इनोवेशन है। ठीक है, स्टडी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। तो ये एक जरूरी चीज थी इसके अंदर। फिर है साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर, जो क्लिनिकल नॉलेज है उसको, जो अभी मैंने बताया कि उसको जो रिसर्च से आपने चीज साबित की है क्लिनिकल नॉलेज के लिए, तो उसको प्रैक्टिस में यूज करो, क्लिनिकल स्टाफ को बताओ ये नॉलेज की इस तरह होता है ताकि आम हो जाए, और क्लिनिकल रिसर्चर डिकोटोमी में यूज करना है आपने। अच्छा जी, प्रोफेशनल एसोसिएशन गोल्स, ये स्टेटस ऑफ रिसर्च है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन गोल्स रिसर्च के क्या होते हैं, ताकि एक अच्छा रिसर्च हो, लोगों को इससे फायदा हो, अगर कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात आई है वो एप्लीकेबल हो। ठीक है, ये इसके एम ऑफ द स्टडीज होते हैं, ये एप्लीकेबल कराना। अच्छा, ये रिसर्च जो है ये फिर उसको अच्छी जगहों पे अच्छे पब्लिकेशन व्हीकल्स में पब्लिश किया जा सके, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को देख के ये रिसर्च किया जा सके और इसको फिर पब्लिश किया जा सके, रिसर्च फंडिंग की जरूरत होती है। ठीक है। अच्छा जी, ये कुछ जर्नल हैं फिजियोथेरेपी के रिसर्च को पब्लिश करने के लिए या आर्टिकल को ढूंढने के लिए, ये मुख्तलिफ मुल्कों के इंटरनेशनल जर्नल है। ठीक है, इसमें पब्लिकेशन जो है ये अच्छे लेवल के हो जाते हैं। ओवरकमिंग द बैरियर। अच्छा, जो बैरियर जो चैलेंजिंग आते हैं रिसर्च करने के दौरान, तो लीडर्स उसकी सॉल्यूशन निकाल देते हैं। उसमें या तो अगर कोई फंडिंग की बात है तो ऐसे जराए इख्तियार कर लेते हैं, ऐसे लोगों को शामिल कर लेते हैं जो इसको मनी मतलब पैसा मुहैया कर देते हैं,
इसको उनका अपना एक मकसद होता है रिसर्च का, उनको वो मिल जाती है, ये अपना काम उसमें कर देता है। इससे नॉलेज स्किल्स इसके ठीक अच्छे हो जाते हैं, उनको अपना मकसद रिसर्च फाइंडिंग मिल जाती है और इसको फंडिंग मिल जाती है। ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं जिस पे हमने पहले भी बात की है। ठीक है। प्रोडक्टिविटी को देखना है, नॉलेज को देखना है, मेंटोर्स को देखना है, फाउंडेशंस को देखना है, सारी चीज़ों को देखना है। ठीक है। अच्छा जी, दैट्स अप टू टुडे लेक्चर। एनी क्वेश्चन यहाँ तक?